इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इसे हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ने वाले हैं स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ या नेचर ऑफ चार्जेस व्हेन दे आर एट रेस्ट, व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट। तो electrostatics can be defined as electrostatics is study of nature, behavior and effects, nature, behavior and effects of charge at rest. ओके अब जब आप चार्ज के नेचर, चार्ज के बिहेवियर और चार्ज के इफेक्ट्स यानी चार्ज से रिलेटेड स्टडी करने जा रहे हो, तो एक सबसे बेसिक क्वेश्चन जो हमारे मन में आना चाहिए कि चार्ज है क्या? व्हाट इज चार्ज? तो बच्चे, चार्ज इज बेसिकली अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। अब ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और कौन से जानते हो आप? सबसे बेसिक एग्जांपल लें तो मास ऑफ अ बॉडी कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जैसे मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर का। और इस चार्ज की वजह से किसी मैटर में किस तरीके के इफेक्ट दिखते हैं हमें, तो इस चार्ज की वजह से ही कोई बॉडी के पास अगर चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में ये किसी तरीके के फोर्सेज एक्सपीरियंस कर सकता है। सो चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेज एंड एक्सपीरियंसेज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक है, चार्ज की वजह से ही कोई मैटर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। तो हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ नेचर एंड बिहेवियर ऑफ चार्ज। चार्ज क्या है ये हमने देख लिया। अब इसके बाद सबसे बेसिक बातें हमें क्या मन में आएंगी कि ये चार्ज किसी बॉडी के पास आता कैसे है। तो बच्चे, आपको पता है कि किसी भी आप एटॉमिक लेवल पे बात करो तो किसी भी एटम के अंदर क्या होते हैं? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, साथ में न्यूट्रॉन भी होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में मिलते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर ऑर्बिट्स में होता है। अब यहाँ पे हमारा जो डिस्कशन है वो चार्ज से रिलेटेड है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन भी आपके पास जरूर होगी कि इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के पास? निगेटिव चार्ज। और एट द सेम टाइम प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज होता है? प्रोटॉन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के पास जितना निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास भी उतने ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक साथ रखे जाएं और आपसे पूछा जाए कि नेट चार्ज किसी बॉडी पे कितना है, तो जितना निगेटिव उतना ही पॉजिटिव, फिर नेट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ओके, तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन अगर किसी बॉडी के पास है तो वो बॉडी पे नेट चार्ज हमें मिलेगा 0। बट अगर किसी तरीके से किसी बॉडी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, या फिर अगर कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, उस केस में बॉडी पे नेट चार्ज नॉन जीरो होगा। अब जीरो नहीं होगा। जीरो होने के लिए तो जितने इलेक्ट्रॉन हो उतने ही प्रोटॉन होने चाहिए। बट अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, इसका मतलब किस तरीके का चार्ज ज़्यादा है? निगेटिव चार्ज ज़्यादा है। सो अगर किसी बॉडी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? प्रोटॉन्स से। प्रोटॉन के कंपैरिजन में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो बॉडी के पास नेट निगेटिव चार्ज होगा। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, किससे कम है? प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में अगर किसी बॉडी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है तो उस केस में बॉडी पे नेट पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है यानी निगेटिव चार्ज कम है,
किससे कम है? प्रोटॉन से, यानी पॉजिटिव चार्ज के कंपैरिजन में कम है निगेटिव चार्ज, तो नेट चार्ज कैसा दिखेगा? पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है, इन दैट केस द मटेरियल इज न्यूट्रल। लेकिन अगर कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कोई बॉडी जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा पॉजेज करता है, अगर किसी तरीके से उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिया, उस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो बॉडी पे कैसा चार्ज दिखेगा? निगेटिव चार्ज दिखेगा। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कैसे होंगे? इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। बट अगर हम बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करें और कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो कुछ तो मास भी गेन करेगा, ठीक है, वो मास नेग्लिजिबल होगा, बट अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात की जाए तो कुछ तो मास इंक्रीज होगा। सो अगर कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज होता है तो उसका मास इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। द मास ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज एज द बॉडी हैज गेन इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए यानी कि नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो बॉडी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और क्योंकि बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, इलेक्ट्रॉन लूज किया मतलब कुछ मास लूज करेगा, इस केस में क्या होगा? मास डिक्रीज होगा। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर बात की जाए तो किसी बॉडी को निगेटिवली चार्ज करने पे उस बॉडी का मास इंक्रीज हो जाएगा, और किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं तो उस बॉडी का मास डिक्रीज हो जाएगा। और हमारे इस डिस्कशन से आपको ये भी थोड़ा सा आइडिया मिलना चाहिए कि इसका मतलब कि किसी बॉडी के चार्ज गेन करने या पॉजिटिव चार्ज होने या निगेटिव चार्ज होने में मेन रोल किसका है? मेन रोल है इलेक्ट्रॉन का। या तो इलेक्ट्रॉन गेन होगा या फिर इलेक्ट्रॉन लूज होगा। ओके, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाहर ऑर्बिट्स में और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही पॉसिबल है, या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करें या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो प्रोटॉन का गेन या लूज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से ही, यानी लूज या गेन करने की वजह से ही किसी बॉडी पे हमें नेट चार्ज मिलेगा। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो जैसा मैं बता रहा था अभी आपको कि नेट चार्ज डेवलप्स बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, एंड प्रोटॉन्स डोंट कंट्रीब्यूट इन नेट चार्ज एज दे आर प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। तो हमने बेटे क्या समझा कि चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ना है? चार्ज जब रेस्ट में हो तो उसकी बिहेवियर पढ़नी है। चार्ज क्या है ये हमने देख लिया। किसी बॉडी पे चार्ज किस वजह से आता है, किस तरीके से आता है, ये भी हमने समझा। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि चार्ज के यूनिट्स क्या क्या होते हैं। यूनिट्स ऑफ चार्ज, सबसे पहले एसआई यूनिट की बात करते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। चार्ज का एसआई यूनिट क्या है? कूलम्ब है। ओके, इसके अलावा अगर हम और भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करें तो सीजीएस सिस्टम में चार्ज की यूनिट होती है ईएसयू। ईएसयू का फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या इसे स्टैट कूलम्ब भी कहते हैं, या फिर इसे फ्रैंकलिन भी कहते हैं। ईएसयू, स्टैट कूलम्ब, फ्रैंकलिन एक ही बात है। और ये जो ईएसयू है, इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की ये सबसे छोटी यूनिट है। और कूलम्ब और ईएसयू में क्या रिलेशन है? 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ईएसयू। अगला यूनिट है ईएमयू। ईएमयू का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होगा, या इसे एब कूलम्ब भी कहते हैं। और ईएमयू और कूलम्ब में क्या रिलेशन है? 1 EMU इज इक्वल टू 10 कूलम्ब। अगला यूनिट है
फैराडे, फैराडे इज लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ये सबसे बड़ा यूनिट है और सबसे छोटा यूनिट कौन था? ESU या फ्रैंकलिन। फैराडे सबसे लार्जेस्ट यूनिट है और ये फैराडे होता क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स अगर हम लेते हैं, 1 मोल का मतलब पता होगा आपको 6.023 इंटू 10⁻23, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, यानी 1 मोल अगर इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं तो उतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज 1 फैराडे कहलाता है। 1 फैराडे इज इक्वल टू, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा, और उसमें हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 96500, 96,500 कूलम। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम, और ये लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है। इसके अलावा एक और यूनिट है बच्चों, एम्पियर आवर। 1 एम्पियर आवर कितना होता है? 3600। देखिए आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे ना आप, तो 1 आवर में कितने होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। तो 1 एम्पियर आवर का मतलब हो गया 3600 एम्पियर सेकंड, और इसे हम कह सकते हैं, एम्पियर सेकंड को हम कहते हैं कूलम। सो इट इज इक्वल टू 3600 कूलम। ये हमने देखा यूनिट्स ऑफ चार्ज। अगर डायमेंशन ऑफ चार्ज की बात करें तो डायमेंशन यहीं से आप देख सकते हो, एम्पियर और सेकंड, एम्पियर और सेकंड। तो एम्पियर के लिए डायमेंशन होगा A और सेकंड के लिए T। सो डायमेंशन ऑफ चार्ज इज AT।